हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। आपको यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है, कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना। सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में, क्या होती हैं सार्वजनिक सुविधाएं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कि अगर आप देखें तो इसके पहले हमने क्या बात कर ली है, तो हमने आय और अन्य मापदंड के ऊपर चर्चा कर ली है, हमने विकास क्या वादा करता है वो देख लिया, राज्यों की और देशों की तुलना कैसे करें, ये बहुत सारे टॉपिक हमने अपने इस चैप्टर के कवर कर लिए। आज हम सार्वजनिक सुविधा मतलब जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 विकास का ये टॉपिक है। तो विकास के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, जो पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती हैं वो क्या है। हमने देखा था पिछले वीडियो में, आपने देखा था कि हरियाणा और केरल की तुलना की थी। तो हरियाणा में औसत जो आय थी, मतलब अगर हम यहाँ पर आय की बात करते हैं तो आय जो थी अगर उस पर बात करें तो यहाँ पर हरियाणा की अधिक थी केरल की तुलना में। लेकिन क्या आय अधिक थी, लेकिन क्या केवल आय ही महत्वपूर्ण थी? हमें पहले भी पता है केवल आय नहीं है, आय के अतिरिक्त हम कई सारे और मापदंड को लेते हैं। हमने अलग आय और अन्य मापदंड पर चर्चा की थी। मतलब यह हुआ कि क्या हुआ, अब देखें कि लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरियाणा में पैसा ज्यादा है, लेकिन कई सारी चीजों में वो केरल से पीछे था। जैसे कैसे कैसे शिशु मृत्यु दर के मामले में पीछे था, याद होगा, शिशु मृत्यु दर में पीछे था। इसके बाद फिर किस में पीछे था, आपने देखा था यहां पर कि साक्षरता में पीछे था केरल से। फिर आपको याद होगा कि निबल उपस्थिति के मामले में भी, निबल उपस्थिति का जो अनुपात है उस पर भी क्या है, उस पर भी पीछे। तो इन सब मामलों में पीछे, सिर्फ आय में आगे था। तो केवल क्या आय में आगे होने से सब कुछ हो जाएगा? मतलब जेब में पैसा रख लेंगे, जेब में पैसा रख लेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगी, सब हो जाएगा, प्यार मोहब्बत सब खरीद लाएंगे क्या? कहीं से पैसे से कुछ नहीं होगा, केवल पैसे से कुछ नहीं होगा। जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है, नॉर्मल चीजें आप खरीद सकते हैं। मोबाइल चाहिए भाई, कोई 10,000 खरीदता है, आप एप्पल खरीद लेंगे। गाड़ी चाहिए, कोई ने कमांडर खरीद ली है, आपने जीप कंपास खरीद ली है। तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई दोस्त की जरूरत है, नहीं मिलेगा। आपको कोई रिश्तेदार की जरूरत है, नहीं मिलेगा। आपको किसी अपने की जरूरत है, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या है, पैसा जरूरी नहीं है। आपको पैसा बहुत है, लेकिन आपको यहां से वहां तक चलकर लग रहा है कि बोले मोहन की फुल्की खाते हैं, है ना, पानी बतासे खाते हैं, कैसे जाए, घुटने काम नहीं कर रहे, कोई है नहीं अपने पास। तो क्या है, बहुत सारी चीजें भी जरूरी हैं। तो केवल पैसा जेब में रखा हो उससे क्या हो सकता है कि सिर्फ आप आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं जो आपको सुविधा प्रदान कर सकती हैं। सब कुछ पैसे और आय के माध्यम से आप पूरा नहीं कर सकते, सब कुछ आपको पैसे के माध्यम से नहीं मिल सकता है, आप सब कुछ तय नहीं कर सकते। क्लियर बात? जैसे आप बात करें पर्यावरण जो है, तो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की बात करें कि इसमें से जितना प्रदूषण है पैसे से अलग कर दो, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आप खरीद सकते क्या प्रदूषण मुक्त पर्यावरण 20 शहर में? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। बिना मिलावट की दवाएं आपको कभी पैसा आपको दिला सकता है क्या? नहीं। आप पता है, आप जानते ही नहीं, आप ले आएंगे और हीरो बन जाएंगे, 5 पैसे 10 पैसे और रुपए ज्यादा दे आएंगे और चले आएंगे। संक्रामक बीमारियों से बच सकते। आपने अभी आज के समय में आपने अभी कोरोना देखा है सभी लोगों ने, मतलब आगे भी जो वीडियो देखेंगे अगले कुछ सालों में सबने कोरोना देखा है। और आपने देखा अच्छे अच्छे रईस लोग कोरोना में भगवान के पास चले गए, और कई सारे गरीबों को कुछ नहीं हुआ, उनकी हेल्थ हाइट अच्छी थी, कुछ भी नहीं हुआ, सब बुखार चढ़ा, सब नॉर्मल हो गया। कहने का मतलब कि जो संक्रामक बीमारियां हैं, क्या पैसा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कर पाएगा ताकि हमें बीमारी ना हो? जब तक पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है तब तक ये नहीं होते हैं, सिर्फ पैसे से नहीं होंगे। मतलब कि हमें समुदाय, मतलब कि सोसाइटी, समाज को लेकर चलना पड़ेगा, समाज के बारे में बात करनी पड़ेगी। समाज को छोड़ा और अकेले कुछ नहीं होगा, आप सबके बारे में बात कर सकते हैं, सबको लेकर आप चल सकते हैं। मतलब महत्वपूर्ण चीजों को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। अब बात आएगी कि यार क्यों यार ऐसी बात कर रहे हैं, हमको नहीं करवाना सामूहिक। समझ लीजिए क्यों करवाना है। महत्वपूर्ण चीजों को सार्वजनिक रूप से क्यों उपलब्ध करवाना? पहली चीज तो यह है कि ये अच्छा है और सस्ता है। अच्छा है और सस्ता है कि सभी को सुविधा भी मिल जाएगी और सभी को पैसा भी कम लगेगा। 2 फोटो लगी है गार्ड की, एक गार्ड काले कोट में है और एक गार्ड नीली टी शर्ट में है, नीली शर्ट में है। ये गार्ड जो है ये सिक्योरिटी गार्ड है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में है।
और ये सिक्योरिटी गार्ड आपकी कॉलोनी की सुरक्षा में है। मतलब कहने का कि जो आपने सवाल उठाया था ना, क्यों सभी को, मतलब आपने सवाल किया था, मेहनत थोड़ी किया, मैंने तो बस लिखा है, सवाल तो आपका है कि भैया महत्वपूर्ण चीजों को सामूहिक रूप से क्यों उपलब्ध कराना है, तो आपकी इच्छा थी, तो मैं तो बता रहा हूं। अब आप क्या अपने लिए पर्सनल ऐसा गार्ड रख सकते हैं? इतना पैसा है अपने पास जैसा प्रधानमंत्री जी ने रखा हुआ है, रख सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी को भी भारत सरकार से मिला हुआ है, तो क्या रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कॉलोनी के बाहर से 2-3 लोग लगा लो, कॉलोनी में जितने लोग हैं मिलकर पैसा दे देंगे, इनकी भी रोजी रोटी चलेगी, हमें भी सुरक्षा मिल जाएगी। हम अपने घर में रख पाएंगे क्या? हर एक व्यक्ति बोले हम जहां जा रहे हैं हमारा गार्ड पीछे आ रहा है। बॉडी गार्ड पिक्चर थोड़ी बनानी हमको, और बना ही नहीं पाएंगे हम, वो तो पिक्चर की बात थी तो उन्होंने बना दी, हम बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। ना आप बॉडीगार्ड के सलमान खान हो कि आप जब चिपके रहोगे, और ना आप बॉडीगार्ड की वो करीना कपूर हो, करीना कपूर खान है ना, तो आप ना वो हो, आपका कुछ नहीं होगा, कुछ भी भला आपका होने वाला नहीं है ना। तो ये आप बातें याद रखेंगे। क्या है? पर्सनल गार्ड आप नहीं रख सकते। हर एक चीज का आप जैसे पानी की टंकी बनानी है इतनी बड़ी 10,000 लीटर की, बना लोगे पर्स? अरे सबकी इकट्ठी बना लो, सबको पानी मिलेगा, सब लोग मोटर चढ़ाएंगे, टाइम टाइम पर साफ होती रहेगी, सब तो सार्वजनिक सुविधा हो गई। समझ में आई बात? रोड अपने लिए पर्सनल बना लोगे क्या? बोले जहां जहां हमारी गाड़ी जाएगी हमारा रोड जाएगा, सार्वजनिक बन जाए ना, सब लोग आते जाते रहे, तो ये सब सार्वजनिक चीजें कहलाती हैं। गार्ड का उदाहरण लिया। पिक्चर को दिल पर मत लेना, हो सकता है मैंने हीरो हीरोइन का नाम गलत बोल दिया हो, है ना, तो पिक्चर का ज्यादा दिल पर नहीं लेना है कि बोले सर पता नहीं किस कौन सी हीरोइन कौन सा हीरो, ये बातें अपन को तो पढ़ना है, अपन को हीरो हीरोइन से क्या करना है? हम थोड़ी बॉडीगार्ड हैं, हम तो क्या हैं, हमको तो बनना है देश के सबसे अच्छे नागरिकों में से, देश चलाएंगे हम आगे जाकर, हम देश की तरक्की में बहुत योगदान देंगे कि बॉडीगार्ड बनेंगे। पिक्चर वाला बात कर रहा हूं, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसे अगर ये तो आप समझ रहे हो ना, पलक झपकते ही गोली चली जाती है। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम हर एक व्यक्ति पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं रख सकते, इसलिए हमें सामूहिक रखना पड़ता है। मतलब हर घर में गार्ड रखने से अधिक सस्ता और अच्छा तरीका यह है, कॉलोनी में चारों तरफ से दीवार बना दो, एक गेट लगा दो, वहां पर 2 गार्ड बिठा दो और 24 घंटे ड्यूटी उसकी हो जाएगी। मतलब कि 2 चले गए तो 2 फिर आ गए, तो हमें भी भार नहीं पड़ेगा, उनको भी भार नहीं पड़ेगा, कॉलोनी की सुरक्षा भी हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब आप बताइए, क्या आपसे सवाल करते हैं, क्या आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आसपास कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, सब कोई खेल रहा है, कोई नहीं करता, तो शायद यह होता कि आप भी नहीं पढ़ पाए होते, आपको भी पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया होता। क्यों? कि अगर आपके माता पिता के पास साधन नहीं होते, आपके माता पिता ने तुम्हें कहीं निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा नहीं होता, अगर उनके पास क्षमता नहीं होती, उन्होंने आपको साइकिल दिलाया, आपको स्कूल में एडमिशन करवाया कि बोले बेटा 5 किलोमीटर दूर है चले जाया करो। अगर स्कूल नहीं होता, गांव में कोई नहीं होता और माता पिता भी अपने गरीब होते, व्यवस्था नहीं कर पाते, सरकारी स्कूल हमारे आसपास, मान लीजिए कि हमारे आसपास सरकारी स्कूल 50 किलोमीटर की रेंज में नहीं है और हम कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, क्या हमारे माता पिता, और हम एक मजदूर के बच्चे हैं, क्या हमारे माता पिता प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते 1 लाख रुपए की फीस देकर? बताओ आप, नहीं पढ़ा पाते। नहीं पढ़ा पाते तो हमारा क्या होता? कंचे खेलते, गुल्ली डंडा खेलते। तो जरूरी क्या है कि एक ऐसा स्कूल बनाओ कि वो सबके लिए हो, सबके बच्चे वहां जाएं, सब कोई पढ़ पाए और सस्ता हो, फीस भी कम लगे, तो वो सरकारी होगा। उसी को तो हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। अब क्या कर दिया गया है? आपको हर गांव में स्कूल मिलेगा, हम पढ़ पाते हैं। अगर कोई गांव में नहीं पढ़ रहा होता तो हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारे माता पिता में उतनी क्षमता नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, उतना वो जानते नहीं थे। लेकिन आजकल जानने लगे हैं, उनके पास पैसा है, संसाधन है, वो मेहनत करते हैं, तो हमारा उनने कहीं आसपास के स्कूल में एडमिशन करवा दिया, हम पढ़ लिए, तुमको पढ़ा रहे। मतलब मेरी कहानी से रिलेट नहीं करना, कहने का मतलब है कि अगर इतनी क्षमता नहीं होती, बहुत गरीब होते, खाने के लिए तरस रहे होते, तो कैसे पढ़ा पाते? पहले व्यवस्था खाने की करनी पड़ती। क्लियर बात? आप स्कूल क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास सुविधा है, आपके माता पिता के पास सुविधा है, उनके पास क्षमता थी। क्षमता क्यों थी? कि उन्हें मेहनत करके आय प्राप्त की थी, पैसा प्राप्त किया था, इस कारण से आप प्राइवेट स्कूल। जिनके पास सुविधा नहीं है वो क्या करें? जिनके पास सुविधा नहीं है तो क्या करें? मान लीजिए आपके पास तो आय अधिक आ गई तो प्राइवेट में चले गए। अब कुछ तो ऐसे हैं कि भाई कमाते हैं और खाते हैं, बस ये चल रहा है, तो उनके लिए जरूरी क्या है? सरकारी स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जैसे स्कूल में खाना भी मिलने लगा है, किताबें भी मिलने लगी हैं, नोटबुक भी मिलने लगी है, तो इससे क्या होता है कि बच्चा वहां पर पढ़ता है, उसको खाने का भी नहीं सोचना पड़ता, इसको स्कूल में खाना भी मिल जाता है मिड डे मील के तहत, तो आप आसानी से ऐसे आप पढ़ सकते हैं बैठकर। हमारा एक अभियान है ना, सर्व शिक्षा अभियान, सब बढ़ें सब पढ़ें। तो आप देखें, चाहती सरकार, तो इसी के अंतर्गत सरकार क्या करती है? जगह जगह स्कूल खोलती है, और स्कूल खोलती है ताकि गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ सके, साक्षरता और शिक्षा ले सके और भारत की साक्षरता की दर में सुधार कर सके।
मतलब क्या होगा, सरकारी स्कूल खोलेंगे तो सभी को अवसर मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा, सभी स्कूल जाएंगे, सभी पढ़ेंगे, सभी साक्षर होंगे, सभी शिक्षित होंगे। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो लड़कियों के साथ एक दिक्कत है कि उनको उच्च शिक्षा में नहीं भेजते, उच्च विद्यालय शिक्षा में नहीं जाते। 8वीं पढ़ ली, बोले घर में चौका रोटी करो, और बोले फिर क्या करना, शादी वादी कर देंगे। क्योंकि सरकार और समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करी। अब आप देखते हो कि सरकार और समाज जगह जगह हाई स्कूल खोलने लगा है, कॉलेज खोलने लगा है, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग शिक्षित होकर आगे बढ़ सकें। अब बात करेंगे केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। सबसे पहली चीज तो ये, मतलब जो हमने टेबल पर बात करी थी, केरल में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, केवल 7 थी। ये हमने पढ़ा हुआ था पिछले वीडियो के अंदर, याद होगा। क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लोग पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, और जगह जगह प्राथमिक केंद्र और अस्पताल खुले हुए हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी तगड़ी हैं। इस कारण से यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है, 7 के आसपास है। एक और चीज आती है जिसको आप कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सावीपा या पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। तो कुछ राज्य पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ठीक प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, मतलब कुछ राज्यों में ये बहुत सही तरीके से काम कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब समझ रहे हो, राशन का कार्ड लेकर और वहां से अपना राशन ले लेना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चावल ले लिया, दाल ले लिया, तेल ले लिया, जो भी लेना है वो लेकर चले आइए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ऐसे राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होगा, क्योंकि वो टाइम से खाना खाएंगे, टाइम से काम करेंगे, तो उनको जब भोजन मिलेगा पर्याप्त तो शरीर सही रहेगा, बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे। तमिलनाडु में आप देखें 90% लोग राशन जो है वो पीडीएस सिस्टम या राशन की दुकान से लेते हैं। 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 35%। मतलब कहने का कि तमिलनाडु में आपको समझ में आएगा कि यहां पर लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर होगा अपेक्षाकृत पश्चिम बंगाल की तुलना में। क्लियर बात यहां तक की, ये क्लियर है यहां की बात। अब आप ये तालिका को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद फिर हम खाली स्थान भरने की कोशिश करेंगे। इस तालिका को ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थान को हमको भरना है। हालांकि काम आपका था, मैं करवा दे रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। हो सकता है इससे आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी है। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में पुरुष से 76% और महिला है 54%। दोनों का एवरेज बनाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे 6 4 10, 7 5 12 1 13 डिवाइड बाई 2, तो ये कितनी आ जाएगी 65%। अगर एवरेज की बात कर लेंगे तो 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों की साक्षरता दर है 90 और 87 के आसपास, और 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत है 85 और 82। पुरुष और महिला में हम बात कर रहे हैं। तो अब खाली स्थान को भरना है। सभी आयु वर्ग की साक्षरता दर, जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीण पुरुषों की खाली स्थान थी कितनी थी 76%। कितना लिख देंगे यहाँ पर, 76% थी। ग्रामीण महिलाओं के लिए खाली स्थान कितनी थी, है ना, तो कितनी बताना है, कितनी थी यहाँ पर 54%, है ना। कितनी बताएंगे, 54%। यही नहीं, बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पाए हैं, बल्कि खाली स्थान इस समय स्कूल में नहीं है। कितने नहीं है तो ये आपको बताना है। क्या बताएंगे आप यहाँ पर कि कई सारे वयस्क है ना, वयस्क मतलब क्या हो गया, कितने नहीं जा पाए हैं, तो आप इसमें से निकाल लेंगे कितने नहीं जा पाए हैं। साक्षरता दर जो अनपढ़ है या जो नहीं पढ़ पाए हैं, तो अपन ने निकाल लिया था यहाँ से 65% ये साक्षरता की दर है, तो मतलब कि 35% क्या है, निरक्षर है, मतलब ये नहीं जा पाए हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन क्या कर देंगे यहाँ पर कि स्कूल नहीं जा पाए हैं, वो कितना है 35% है। इस तालिका से स्पष्ट है कि खाली स्थान ग्रामीण, इतने प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां और इतने प्रतिशत ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने प्रतिशत नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल में नहीं जा रहे वाले कितने हैं, तो यहां पर पुरुष है 15% और महिला है 18%। बस ये एंट्री कर देंगे, क्या कर देंगे कि 15% ग्रामीण, 18% ग्रामीण लड़कियां और 15% ग्रामीण लड़के ये स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में खाली स्थान प्रतिशत ग्रामीण लड़कियों और खाली स्थान प्रतिशत ग्रामीण लड़के निरक्षर हैं। तो वही जितने स्कूल में नहीं जा पा रहे उतने निरक्षर हैं। क्या लिख देंगे, कितने निरक्षर हैं, आप क्या लिखेंगे कि यहां पर साक्षरता दर आप देख पा रहे हैं, कितना लिख देंगे, पुरुष की है 90% और महिला की 87%, मतलब यहां से 10% बचेंगे, यहां से 13% बचेंगे। समझ में आ रही बात। तो कितने निरक्षर है, यहां पर अपन लिख देंगे भाई 10%, 13% लड़कियां और 10%
लड़के, ये अपन भर देंगे, ये खाली स्थान। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? कैसे निकालना है? वहां पर हमको दिया गया है कि ये साक्षरता दर है, तो निरक्षर कितने होंगे? 10% निरक्षर ना, हर चीज 100% होती है, यहाँ कितने होंगे? 87% साक्षर, तो बचेंगे कितने? बाकी के बचे 13% निरक्षर होंगे। हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी खाली स्थान आयु के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता चिंताजनक है। बहुत से अन्य राज्यों में 14 वर्ष की आयु तक के भी सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था। 70 के बाद बताना है कि आयु वर्ग के ना, 70 के बाद तक आप क्या बताएंगे कि आपको एक टेबल में बताना है कि कितने आयु वर्ग के लोगों के बारे में बात की जा रही है, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहां पर हम क्या बताएंगे, क्या पूछा गया है हमसे? 70 वर्ष बाद भी खाली स्थान आयु के वर्ग में उच्च शिक्षर है ना, महिला आयु के लिए ना, उच्च स्तर की निरक्षरता चिंताजनक है। उच्च स्तर की निरक्षरता को क्या लिख देंगे यहां पर अपन? तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि उच्च स्तर की निरक्षरता के बारे में क्या है, हमने पढ़ा हुआ था कि महिलाओं के साथ दिक्कत थी, तो उनके बारे में हम लिख सकते हैं। या आयु वर्ग में भी लिखना है तो यहां पर लिख देंगे 10 से 14 वर्ष है ना, क्या लिख देंगे यहां पर? क्या कर देंगे, चूंकि हमारी टेबल क्या है, 10 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में उच्च स्तर की निरक्षरता चिंताजनक है। बहुत से अन्य राज्यों में 14 वर्ष की आयु तक की बात की गई है, 10 से 14 वर्ष की आयु पर यहां पर कर देंगे। क्लियर बात? तो ये टॉपिक हमने यहां पर कंप्लीट किया कि जो सार्वजनिक सुविधाएं क्या होनी चाहिए स्कूल के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आपको हमारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आप एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। तीनों जगह आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, वीडियो बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है, कुछ खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड लगाना नहीं है। हमारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज चलते हैं जो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। यहां पर आपको इंग्लिश मीडियम में KG से लेकर और 12 तक के सारे स्कूल बोर्ड का सिलेबस कवर किया गया है। हिंदी मीडियम में अगर हम बात करेंगे तो 7वीं से लेकर 12वीं, और दूसरे डिफरेंट स्टेट UP, बिहार, MP ये सारे कवर किए जा रहे हैं। NTSC की तैयारी करवाई जा रही है, ओलंपियाड की तैयारी करवाई जा रही है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUT की तैयारी हो रही है, IIT में जाने के लिए IIT JEE की है, मेडिकल में जाने के लिए NEET है, और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन RRB, SSC, UPSC सारी तैयारी करवाई जा रही है। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है, आपको 1 रुपए नहीं देना है और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। आप हमसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक करें। वीडियो जो देखा है उसको लाइक, मतलब हमारा जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, अपने डाउट पूछें और हमें बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।